हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआरएम आईएएस। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं वेदिका एंड आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़। इसमें हमारा फोकस रहने वाला है द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 जुलाई के करंट अफेयर्स को। स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। 71st बीपीएससी के लिए हमारा मेंटरशिप सेशन स्टार्ट हो गया है, तो इसको ज्वाइन करिए, इसका लाभ उठाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेकुलरिज्म। तो द हिंदू के आज के आर्टिकल में सेकुलरिज्म के दो एस्पेक्ट्स की चर्चा करी गई है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट एंड एक डिबेट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेकुलरिज्म। देखते हैं हम ये। पहले देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में सेकुलरिज्म के दो पिलर्स हैं। इंडिया के रिस्पेक्ट में सेकुलरिज्म के दो पिलर्स हैं। पहला है धर्मनिरपेक्ष रहना, दूसरा है सर्वधर्म संभाव रखना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है बीइंग अ कंट्री, बीइंग अ नेशन। अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसका आधार रिलीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वधर्म संभाव। यहाँ देखिए, इसका मतलब होता है इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, ठीक है। अब देखते हैं आज के आर्टिकल को। इसमें स्टार्ट किया गया है अशोकन एडिक्ट्स के साथ। पहला इसमें देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है एडिक्ट नंबर 7, एडिक्ट नंबर 12 दूसरा है। इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि हमारा जो कल्चर है, सेकुलरिज्म काफ़ी एंशियंट समय से हमारे कल्चर का पार्ट रहा है, ठीक है। तो एडिक्ट नंबर 7 कहता है ऑल रिलीजन्स शुड रिजाइड एवरीवेयर फॉर ऑल ऑफ देम डिज़ायर सेल्फ कंट्रोल एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। इसका मतलब है कि सभी धर्मों के मूल में क्या है, एक ही बात है, सेल्फ कंट्रोल का डिज़ायर होना एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। इसके लिए जो ऑल रिलीजन्स हैं उनको हर जगह रहना चाहिए। ये अशोकन एडिक्ट नंबर 7 में कहा गया है। आगे देखिए, एडिक्ट 12 में कहता है कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ वंस रिलीजन एंड कंडेमनेशन ऑफ अदर्स रिलीजन, मतलब अपने धर्म को ग्लोरीफाई करना, उसकी तारीफ करना, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना, इसको अशोकन पीरियड में प्रोहिबिट किया गया था। तो इससे हम समझ सकते हैं सेकुलरिज्म कितने बिगिनिंग से हमारे देश में अपनाया गया है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिससे हम ये देखेंगे कि संविधान बनने से काफ़ी पहले जो उसका प्रोसीजर है उसमें सेकुलर शब्द का कहीं यूज़ तो नहीं है, लेकिन जो मेन कोर है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेकुलर ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट आई थी, 1928 में कमेटी बनी थी। तो ये पहला अटेम्प्ट था टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके क्लॉज 411 में ये लिखा हुआ है देयर शैल बी नो स्टेट रिलीजन फॉर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया और फॉर एनी प्रोविंस इन द कॉमनवेल्थ। इसमें कहता है कि भारत को जब डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, क्योंकि उसमें डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करी गई थी, अगर मिल जाता है तो देयर शैल बी नो रिलीजन ऑफ इंडिया, कोई स्टेट रिलीजन नहीं होगा। इवन जो प्रोविंसेस होंगे उसके लिए भी कोई एक धर्म नहीं होगा। मतलब ये है कि धर्म को सेंटर पे हम नहीं रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, कराची रेजोल्यूशन ऑफ 1931। इसमें भी क्या कहा गया है कि स्टेट शैल मेंटेन न्यूट्रलिटी इन रिगार्ड्स टू ऑल रिलीजन्स। इसका मतलब है कि सभी धर्मों के प्रति वो जो है ना सर्वधर्म संभाव वाली बात, उसको इसमें कहा गया है। इसमें थर्ड पॉइंट है कि जब प्रियम्बल पे डिस्कशन हो रहा था हमारे संविधान सभा में, उसमें एच.बी. कामत ने प्रपोज किया था कि प्रियम्बल शुड बिगिन विद द वर्ड्स इन द नेम ऑफ गॉड। इस प्रपोजल को क्या किया गया, डिफीट कर दिया गया। अब यहाँ देखिए क्या कहता है, द वर्ड सेकुलर वॉज नॉट स्पेसिफिकली इंक्लूडेड येट। इन वन वॉइस मेंबर्स ने क्या किया, मेंबर्स स्पोक ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। उस समय तक सेकुलर शब्द कहीं पे इंक्लूड नहीं था, लेकिन जो भावना थी संविधान सभा के मेंबर्स की वो ये थी कि धर्म को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, सेकुलरिटी को अपनाएंगे। इसमें लास्ट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट का केशवानंदा भारती केस। इसमें हम जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को लाया गया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेकुलरिज्म जो है
वो हमारे संविधान का के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यहाँ पे देखिए कैसे कंक्लूड कर रहा है इसको, तो फेडरल जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप संविधान में नहीं पाएंगे, लेकिन इन प्रैक्टिस इसको यूज़ किया जाता है। और ये भी बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट को बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको डिक्लेयर कर रखा है। ये समझ में आ गया होगा। अगला जो पैराग्राफ है इसमें क्या किया गया है कि देखिए डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके प्रीएम्बल को आपस में कंपेयर करके ये बताया गया है कि हमारा प्रीएम्बल इवन बिफोर 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जबकि सेकुलर शब्द को प्रीएम्बल में ऐड किया गया था, तो उससे पहले भी जो हमारा संविधान है वो सेकुलर था। कैसे? देखिए इंग्लैंड का जो प्रीएम्बल है इसमें एंग्लिकन चर्च को ऑफिशियल चर्च बताया गया है। आयरिश प्रीएम्बल में क्या है? मोस्ट होली ट्रिनिटी। प्रीएम्बल शुरू ही इस फ्रेज से होता है। ग्रीक संविधान में क्या है? ऑर्थोडॉक्स चर्च को डोमिनेंट धर्म बताया गया है। हमारे पूरे संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है किसी एक धर्म को डोमिनेंट या किसी एक धर्म को प्रायोरिटी नहीं दी गई है। तो कह सकते हैं हम कि इसका तो मेन जो कोड है वो सर्वधर्म संभाव वाला ही है। देखिए पाकिस्तान का एग्जाम्पल देता है, डिक्लेयर्स इस्लाम एज स्टेट रिलीजन, ओनली अ मुस्लिम कैन ऑक्यूपाई हाई पोस्ट्स। ओके, इसमें थोड़ा सा श्रीलंका का भी देखिए एग्जाम्पल है कि बुद्धिज्म को वहाँ पे एक डोमिनेंट स्टेटस दिया गया है। तो ये थे कुछ बेसिक चीज़ें। देखिए यहाँ पे एक शब्द है नेगेटिव सेकुलरिज्म, यहाँ पे है पॉजिटिव सेकुलरिज्म। इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, जो स्टेट है, जो रिलीजन है, तो इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस नहीं होगा। स्टेट इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, रिलीजन इसको इंटरफेयर नहीं करेगा, स्टेट इसको इंटरफेयर नहीं करेगा। पॉजिटिव में क्या है, एक बैलेंस्ड अप्रोच को लेकर चला गया है। जैसे कि भारत में क्या है, स्टेट है, रिलीजन है। तो रिलीजन अगर ध्यान से देखिएगा, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, इन 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर अगर ये नेगेटिव प्रभाव डालता है किसी भी कारण से, पब्लिक ऑर्डर मतलब क्या है, जो सामाजिक व्यवस्था है। मोरालिटी क्या होता है, एक कॉन्शियसनेस कि गलत क्या है सही क्या है। हेल्थ तो हेल्थ है। तो इनके ऊपर अगर कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ता है तो स्टेट इसमें इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, यही है पॉजिटिव अप्रोच। मतलब स्टेट धर्म में इंटरफेयर करेगा अगर उसको लगेगा कि इन तीनों एस्पेक्ट्स के ऊपर या फिर किसी प्रकार से फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई हनन हो रहा है, तो स्टेट इसमें इंटरफेयर, धर्म के मामले में इंटरफेयर करता है। तो ये यहाँ पे सेकुलरिज्म खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो सेकंड टॉपिक है हमारा CCTS, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक कैपिंग लगाती है, एक सीलिंग सेट करती है कि इतने टन से ज़्यादा आपको ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं करना है। जो कंपनियां हैं उनको वो कहती है कि पर ईयर एक सर्टेन टारगेट से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस आपको एमिट नहीं करना है। ठीक है, तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कार्बन क्रेडिट का। क्योंकि देखिए यहाँ देखते हैं, जो कंपनीज हैं, सपोज करिए कंपनी ए है, उसको गवर्नमेंट ने टारगेट दिया कि 10,000 टन से ज़्यादा CO2 या फिर ग्रीन हाउस गैस आपको एमिट नहीं करना है। इसका टारगेट है ये। ठीक है, तो इसके पास 3 ऑप्शंस हैं। ये क्या करेगा, सबसे पहले एफर्ट्स करेगा। एफर्ट्स क्या कर सकता है, जो इसके काम करने का तरीका है उसमें कोशिश करेगा कि जो हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करें हमारे काम में जिससे कि जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है इसके पास, ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकता है ये जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को इनडायरेक्टली कम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखें हम, एफोरेस्टेशन है, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना हो गया, या फिर
हाँ, जैसे एग्जांपल देखिए, इसका सोलर पावर में इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, ऐसा बहुत सारा चीज़ है। तो ये हो गया। थर्ड ऑप्शन इसके पास क्या रहता है? थर्ड ऑप्शन ये है कि मार्केट से ये कार्बन क्रेडिट को परचेज करे और अपने टारगेट को फुलफिल कर ले। तो देखिए, इसका जैसे हमने देखा टारगेट क्या था, 10,000 टन को एमिट करना। तो अगर किसी भी कारण से अपने एफर्ट्स के थ्रू या इसमें इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये नहीं पूरा कर पाता है और साल के अंत में इसने 12,000 टन एमिट कर दिया, अब ये क्या करेगा? अब ये किसी ऐसी कंपनी के पास जाएगा जो सर्टेन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। सपोज करिए कंपनी बी है, जिसका काम यही है बस कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना जिससे कि इन्वायरमेंट से जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो कम हो जाए। तो कंपनी ए जाएगी कंपनी बी के पास, इसको बोलेगी कि भाई मुझे मेरा जो 2,000 टन का एक्स्ट्रा बैलेंस है इसके इक्विवेलेंट सीसी दे दो। ठीक है, तो इस तरह से तीन मेथड्स होते हैं, अपने एफर्ट्स के थ्रू, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके, किसी से सीसी को परचेज करके। तो सीसी बेसिकली होता क्या है? पर ईयर हम जितने टन CO2 को या ग्रीन हाउस गैसेस को इन्वायरमेंट से रिमूव करेंगे उसके इक्विवेलेंट सीसी हमें मिलेगी। ठीक है, उसके इक्विवेलेंट कार्बन क्रेडिट हमें दिया जाता है। तो इनडायरेक्टली इसको हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का परमिट है। एक प्रकार का परमिट है, कार्बन क्रेडिट जो है वो एक प्रकार का परमिट है जो हमें अलाउ करता है 1 टन ऑफ CO2 या फिर इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करने का। ठीक है, तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है, देखिए एक न्यूज़ आई थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है ग्रीन हाउस गैस एमिशन टारगेट्स का अंडर CCTS। किसके लिए? तो 8 ऑफ द 9 हेवी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए। सबसे पहले देखेंगे हम कि वो इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं। एग्जाम में पूछ सकता है ऑप्शंस दे करके, इनमें से कौन से जो है वो हेवी इंडस्ट्रीज हैं। देखिए इसमें जैसे आ जाता है आपका एल्यूमिनियम, सीमेंट, पेपर एंड पल्प, क्लोर अल्कली, आयरन स्टील, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रो रिफाइनरीज। ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके हैं? तो हेवी इंडस्ट्रीज के हैं। चलिए यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं पैट स्कीम, इसको 2012 में लॉन्च किया गया था। तो अभी जो है CCTS को फुल्ली हम लॉन्च करेंगे 2026 में। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि स्लो ट्रांजिशन, धीरे धीरे हम इसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिए हैं। पहला काम क्या किया गया है, यहाँ देखिए, सर्टेन कंपनीज के लिए, सबके लिए नहीं, अभी सिर्फ 8 कंपनीज के लिए जो है वो टारगेट्स को सेट किया गया है। यही न्यूज़ आई थी। एक और देखिए इसमें बेसिक है जिसको हमें जानना चाहिए। पहला है क्योतो प्रोटोकॉल। तो फर्स्ट टाइम इसी में कार्बन क्रेडिट की बात की गई थी। ठीक है, दूसरा है पेरिस एग्रीमेंट, 2015 में आया था। तो ये क्योतो प्रोटोकॉल को ये अमेंड करता है। कैसे? तो देखिए इसमें क्योतो वाले में कहा गया था कि 37 जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं उनको एक टारगेट सेट करना चाहिए कि सर्टेन ईयर तक वो इतना GHG को, ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस कर देंगे अपने इन्वायरमेंट से। पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया, सभी कंट्रीज़ को बोला गया, यहाँ पे ऑल कंट्रीज़ कर दिया गया कि सबको बोला गया भाई आप एक टारगेट सेट करो कि कितने समय तक आप कितना CO2 या फिर GHG को रिड्यूस करोगे। यही है। छोटा सा देखिए एक बेसिक चीज़ और है यहाँ पे। हाँ, ये जो पैट स्कीम थी ना, इसमें हम फोकस करते थे एनर्जी इंटेंसिटी को। इसका मतलब होता है कि पर यूनिट कोई चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें जो एनर्जी की खपत हो रही है उसको हमें रिड्यूस करना, वो टारगेट था। बट CCTS में क्या है, ग्रीन हाउस गैस को हमें रिड्यूस करना है। बेसिक डिफरेंस यही है। तो ये टॉपिक भी ख़त्म होता है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन। इसका सिंपल मतलब होता है फ्लू गैस में से सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करना या घटाना। ठीक है, तो फ्लू गैस होता क्या है? फ्लू गैस को हम कहते हैं एग्जॉस्ट,
दूसरा नाम है इसका, या फिर स्टैक गैस। जहाँ भी कोल का यूज़ किया जाता है पावर प्लांट्स में, वहाँ से फ्लू गैस निकलता है। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो सल्फर के ऑक्साइड्स हो जाएंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कुछ अमाउंट ऑफ मरकरी हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो बहुत ही पॉइजनस गैस ये होता है। तो देखिए न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, पहले क्या था कि जितने भी कोल यूजिंग पावर प्लांट्स हैं उनको एफजीडी को यूज़ करना था, एक प्रोसेस को, जिससे कि फ्लू गैस को बाहर निकलने से पहले SO2 को अब्जॉर्ब कर लिया जाए। ठीक है, अब जो न्यूज़ आई थी इसमें क्या है, ऐसी सिटीज़ जिनका पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है, और जो थर्मल जो पावर प्लांट्स हैं जो कोल यूज़ करते हैं, वो अगर ऐसी सिटीज़ के 10 किलोमीटर के रेडियस में लाई करते हैं, तभी उनको ये एफजीडी को यूज़ करना है। मतलब मैंडेटरीली अप्लाई कर, बाकी लोग कर सकते हैं बट मैंडेटरी इन प्लांट्स के लिए ही है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया बेसिकली SO2 के बारे में, और एक दो पॉइंट्स दिए गए सल्फेट्स के बारे में। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले कि एफजीडी का जो प्रोसेस है वो क्या है, फिर देखेंगे SO2 के बारे में थोड़ा सा, फिर सल्फेट्स के बारे में। देखिए, तो एफजीडी जो है, फ्यूल गैस डिसल्फराइजेशन, ये 3 तरीकों से किया जाता है। पहला है ड्राई सोलवेंट इंजेक्शन, दूसरा है वेट लाइमस्टोन बेस्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरा है सी वाटर बेस्ड सॉल्यूशन, सी वाटर बेस्ड सॉल्यूशन। देखिए इसमें क्या है कि इसमें क्या करते हैं ना कि ड्राई अल्कलाइन जो चीज़ें होती हैं उसके थ्रू हम फ्लू गैस को पास कराते हैं, जिससे वो जो अल्कलाइन मटेरियल है वो SO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे क्या है वेट लाइम बेस्ड वाले में कि लाइम स्टोन प्लस वाटर का एक हम स्लरी तैयार करते हैं, उसके थ्रू फ्लू गैस को पास कराते हैं, अगेन सल्फर जो SO2 है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सी वाटर बेस्ड सोल्यूशन क्या है कि सी वाटर नेचुरली अल्कलाइन होता है, तो जो भी कोस्टल एरियाज में जो प्लांट्स लोकेटेड होते हैं पावर प्लांट्स, वो क्या करते हैं कि सी वाटर के थ्रू फ्लू गैस को पास कराते हैं, जिससे कि नेचुरली जो है वो SO2 को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब हम देखेंगे SO2 एज पोल्यूटेंट। तो इसका मेजर एमिशन कहाँ से होता है, देखा हमने अभी, पावर प्लांट से, जिसको जहाँ पे कोयला यूज़ किया जाता है, जहाँ पे कोल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये करता क्या क्या है, सबसे इसका जो हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस होता है, देखिए एसिड रेन। एसिड रेन से चेन रिएक्शन होता है, जैसे कि एक फॉरेस्ट को हार्म करेगा, बिल्डिंग्स को हार्म करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म करता है, ओवरऑल क्या करता है, एनवायरनमेंट को ये हार्म करता है। दूसरा इसका देखिए है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सांस लेने में तकलीफ दे सकता है ये। थर्ड क्या है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में अदर एलिमेंट्स होते हैं उनसे रिएक्ट करके क्या बनाता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाता है। जैसे कि पानी है, उससे रिएक्ट किया, H2SO4 बन गया। और देखिए हाँ, एक इसका छोटा सा एक और इम्पैक्ट क्या है, विजिबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। एक ना हेज जैसा, एक धुंधला जैसा, धुंध जैसा सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है, जिससे कि दूर तक देखने में हमें दिक्कत होती है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। यहाँ पे एक देखिए लाइन दिया हुआ है, हाँ, हीट सप्रेसिंग एक्शन ऑफ सल्फेट्स। इसका मतलब है यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए इसमें कहता है सल्फेट्स का जिक्र है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। सल्फेट्स,
तो सल्फेट्स या तो नेचुरली वोल्केनिक एरप्शन से निकलते हैं, ठीक है, नहीं तो ह्यूमन एक्टिविटीज से भी निकलते हैं। तो बेसिकली ये एज अ एरोसॉल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। तो ये करता क्या है, ये करता क्या है कि सनलाइट जो आ रहा है, ठीक है, धरती पे जो आ रहा है, तो सनलाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे कि एक कूलिंग इफेक्ट आता है। सल्फेट एज अ एरोसोल सनलाइट को कुछ हद तक रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कि एक कूलिंग इफेक्ट हम देखने को मिलता है हमें, ठीक है। यही इसमें कहा गया है हीट सप्रेसिंग एक्शन ऑफ सल्फेट्स। तो इस आर्टिकल में इतना ही था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें डिस्कस ये किया गया है जो एजुकेशन है, जो एम्प्लॉयमेंट है, इसके बीच में जो गैप है वो बढ़ रहा है, ठीक है। इसको देखेंगे हम। सबसे पहले बेसिक चीज़ हम कुछ समझ लेते हैं, जिससे इस आर्टिकल को समझने में आसानी होगी। देखिए आगे थोड़ा सा जाते हैं। देखिए हम समझेंगे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है उसको। तो सबसे पहले है, देखिए, एक लेबर फोर्स होता है, लेबर फोर्स, एक सेकेंड, लेबर फोर्स होता है, एक नॉन लेबर फोर्स होता है। नॉन लेबर फोर्स में क्या है, वैसे लोग जो किसी भी कारण से फिजिकली चैलेंज्ड है या मतलब कोई दिक्कत है तो वो काम नहीं कर सकते हैं। रिटायर्ड लोग हो गए, बच्चे हो गए, या फिर कुछ ऐसे लोग जो काम करना चाहते ही नहीं है, ठीक है। लेबर फोर्स में क्या होता है, ऐसे लोग जो एक्टिवली जॉब खोज रहे हैं, एक्टिवली सीकिंग जॉब, ठीक है। इनमें से जिन्हें जॉब मिल गई उनको बोलेंगे हम एम्प्लॉयड, जिनको नहीं मिल पाई उनको अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वैसे लोगों का ग्रुप, मतलब वैसे अनएम्प्लॉयड किसको बोलेंगे हम, वैसे लोग जो नौकरी करना चाहते हैं लेकिन नौकरी मिल नहीं रही है, ठीक है। यहाँ देखिए डिस्कस किया गया मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ये क्या होता है कि अगर हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, और हमने क्या किया, किसी मॉल में जा कर के कोई छोटा मोटा जॉब कर लिया, तो एम्प्लॉयमेंट तो मिला हमें, लेकिन जो हमने जितना मेहनत की, हमने जो पढ़ाई करी है उसके रिस्पेक्ट में कुछ नहीं है, तो इसको मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट हम नहीं बोलेंगे। तो इसी को डिस्कस किया गया। तो देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट इसमें बताया गया है, यहाँ देखिए, हाँ ये देखिए, फर्स्ट हम देखेंगे इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। ये रिलीज कौन करता है, ILO प्लस IHD, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक। ये रिपोर्ट रिलीज करता है। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि यूथ अकाउंट फॉर 83% ऑफ इंडियाज अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन। देखिए इसमें एक और चीज़ देखना है कि इंडिया में वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है उसका एज ग्रुप क्या है, तो 15 to 59 ईयर्स, ठीक है। यूथ किसको बोलते हैं हम, यूथ का मतलब होता है 15 to 29, इस एज ग्रुप के जो लोग हैं उनको यूथ कहते हैं। चलिए इसमें क्या कहा गया है कि जो टोटल जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उसमें से जो 83% है वो यूथ हैं। यूथ मतलब इस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। आगे देखिए, द इशू गोज बियॉन्ड अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज अ क्राइसिस ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी। मतलब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा नहीं है, मुद्दा क्या है, अनएम्प्लॉयबिलिटी। इसका क्या मतलब है, देखिए इसमें अच्छे से बताया गया है कि ओनली अबाउट हाफ ऑफ इंडियाज यूथ आर डीम्ड जॉब रेडी आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन करने के बाद जो है वो लगभग आधे बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब करने के लिए उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं। जैसे कि देखिए अभी समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, डिजिटल एंड प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए होता है, जो बहुत से लोग के पास नहीं होता है, उनको जॉब खोजने में दिक्कत होती है। तो गैप बिटवीन ग्रेजुएट आउटपुट एंड अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज विल वाइडन। कहता है अगर आप अपस्किलिंग नहीं करोगे
अगर आप अपने आप को जो समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजीज आ रही है, उनसे आप रूबरू नहीं होगे तो जो गैप है बिटवीन ग्रेजुएट आउटपुट एंड अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज वो और बढ़ेंगी। सेकंड देखिए क्या कहता है। सेकंड हाँ, सेकंड इसमें कहा गया है कि उसी रिपोर्ट की चर्चा करते हुए 90% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज इनफॉर्मल, ठीक है, विद द प्रपोर्शन ऑफ सैलरीड रेगुलर जॉब्स डिक्लाइनिंग सिंस 2018। यहाँ देखिए इसमें कह रहा है एक तो फॉर्मल जॉब होता है, एक इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल क्या है, जैसे कि इसमें आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, एक ज़रूरी नहीं कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी मिले ही, कोई भरोसा नहीं रहता है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। फॉर्मल जॉब क्या है, फॉर्मल जॉब में जैसे ईपीएफओ है वो इसके सोशल सिक्योरिटी को रेगुलेट करता है। आपको एक सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया जाएगा कि आपकी इतनी सैलरी ऐसे ऐसे जो भी आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कहता है, इस पॉइंट पे कह रहा है कि 90% जॉब कैसा है, इनफॉर्मल है। तो कह सकते हैं कि 10% फॉर्मल है। तो ये जो इनफॉर्मल ये भी जो जॉब है ये भी घट रही है ना, इसमें भी डिक्रीज हो रहा है सिंस 2018। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट हैज़ ग्रोन, इसका देखिए मतलब क्या है, जैसे होता नहीं है कि हमने किसी को हायर किया 1-2 साल के लिए, उतना काम कराया फिर छोड़ दिया, तो इससे दिक्कत क्या है कि हम 1-2 साल तो हम एम्प्लॉयड रहे, उसके बाद फिर से बेरोजगार हो गए। इसको इसमें बताया गया है। यहाँ देखिए एक थर्ड पॉइंट क्या कहता है, मेनी यंग इंडियंस स्ट्रगल विद टेक्निकल स्किल्स। ये रिपोर्ट कहती है 75% ऑफ यंग पीपल स्ट्रगल विद बेसिक डिजिटल टास्क, ठीक है, इसको अपने आंसर राइटिंग में हम इंक्लूड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है, एक और रिपोर्ट है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025। इसको रिलीज कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ये क्या कहता है देखिए, बाय 2030 है ना, बाय 2030 170 मिलियन न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड, अच्छी बात है। लेकिन हाउएवर ये जो 92 मिलियन एग्जिस्टिंग जॉब्स है, मतलब लगभग 8% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट विल बी डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस का क्या मतलब है, इसकी जगह कोई और ले लेगा। तो कैसे, देखिए इसका मतलब है कि हम भारत की बात हो रही है, जो हमारा जो यूथ है वो स्किल से, जैसे जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनसे वो फेमिलियर नहीं है, इसीलिए आने वाले कुछ सालों में 2030 तक जो है लगभग 8% जॉब्स को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट है, उसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि लोग जो है वो स्किल के तरफ अपने आप को अपस्किल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए स्किल गैप की यहाँ बात हो रही है। तो बेसिकली इसमें यही कहा गया है कि अगर अपने आप को हम डिफरेंट जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, जो स्किल्स चाहिए होती है मार्केट में, उनसे हम फेमिलियर नहीं होंगे, सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो जॉब हमें मीनिंगफुल नहीं मिलेगी। अब इसमें कहता है कि करना क्या चाहिए भारत को, ठीक है, सिचुएशन ऐसा है जो भी है, तो क्या करना चाहिए। देखिए इसमें पहला पॉइंट बताया गया है कि स्ट्रॉन्गर कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिशिया। इसमें कहता है कि अगर हम कहीं से पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशनल कोई संस्था है और इंडस्ट्रीज़ है ना, तो इंडस्ट्री को पता है कि उसको क्या चाहिए या फिर मार्केट में क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, तो ये इस संस्था को बता सकता है कि देखो ये चीज़ें ज़रूरी है, बच्चों को तुम ऐसे तैयार करो, ठीक है। सेकेंड ये क्या कर सकता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज कर सकता है, ठीक है। देखिए सेकंड क्या कहता है ये कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नीड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर प्लेसमेंट। इसमें कह रहा है कि जो शैक्षणिक संस्थानें हैं, आप ऐसा करो, एक ऐसा कोई लॉ बनाओ जिससे उनको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए कि बच्चों को सिर्फ डिग्री देना उनका काम नहीं है, उनको प्लेसमेंट्स भी कराने हैं, ठीक है, ये भी उनका ही काम है। मतलब उनको बच्चों को जो है प्लेसमेंट रेडी कराना भी ऐसे शिक्षण संस्थानों का ही काम है, ठीक है। थर्ड देखिए क्या कहता है ये, थर्ड में है इंडिया नीड्स टू एक्सटेंड इट्स फोकस बियॉन्ड नेशनल बॉर्डर्स। इसमें ये बात कही गई है कि जो मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें आप देखिएगा कि पॉपुलेशन एज कर रही है, मतलब बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है। तो इसमें कह रहा है कि वहाँ पे ना यंग पीपल हैं, उनकी डिमांड है एज अ केयर टेकर, ठीक है। तो आप यंग प्रोफेशनल्स को यहाँ पे भारत में इस तरह ट्रेनिंग दो
कि वहाँ जाकर वो इस तरह का जॉब भी कर सकें। ओके, अगर वो स्किल्स नहीं सीख सकते हैं, मतलब टेक्नोलॉजीज़ को नहीं सीख सकते हैं, तो आप उनको ऐसी ट्रेनिंग दो कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो पॉपुलेशंस एज कर रही है, उनको जो केयर करने की ज़रूरत है, वहाँ पे इंडिया से लोग जा करके उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकें, उस जॉब को कर सकें। फोर्थ देखिए क्या कहता है। हाँ, इसमें बात कही गई कि वो हो गया ये। फोर्थ कहता है देखिए, इंडियन एजुकेशन सर्विसेज कहता है कि सिमिलर इन स्टैचर टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसमें कह रहा है कि आप ऐसी एक व्यवस्था बनाइए जिस तरह IAS IPS को रिक्रूट किया जाता है, उस तरह इंडियन एजुकेशन सर्विसेज को बैठाइए आप। इसमें जो बेस्ट माइंड्स हैं वो यहाँ पे आएंगे, काम करेंगे, और कैसे इस गैप को फुलफिल किया जाए। तो गैप हमारा क्या है, बेसिकली गैप हो जाएगा स्किल एंड जॉब, है ना। जॉब भी है बट उसके लिए क्या चाहिए, आपको स्किल चाहिए। स्किल नहीं है आपके पास, आप जॉब नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे इसको रिड्यूस किया जाए, इसके लिए कहता है एक IES को स्टैब्लिश किया जाए। ठीक है, तो बेसिकली इस आर्टिकल में यही था कि स्किल एंड जॉब के बीच में जो गैप है उसको बताया जा रहा है। मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है इसको डिस्कस किया जा रहा है। चलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का, ओपन इकोसिस्टम्स इन इंडिया। ठीक है, ओपन इकोसिस्टम्स इन इंडिया, इसको समझेंगे क्या होता है। तो ये टिपिकली फाउंड इन द इंडियाज ड्राई, सब ह्यूमिड एंड सेमी एरिड जोन्स। ठीक है, इसमें आते क्या क्या है, डेजर्ट हो गए, एरिड सेमी एरिड इकोसिस्टम, होम टू एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल। इसका मतलब है ऐसे स्पीशीज जो सिर्फ यही मिलते हैं और कहीं दुनिया में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल में, ये ज़्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है, इसमें बताया गया है, देखिए दो शब्द हैं, एक है लैंड डिग्रेडेशन, दूसरा है लैंड डेजर्टिफिकेशन। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि ये जो शब्द हैं जिनको हम जनरली एक समान यूज़ करते हैं, जो गलत है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल इसमें डिस्कस किया गया है कि डेजर्ट जो है, डेजर्ट्स जो होते हैं वो कोल्ड हो या हॉट हो, उनको एज अ ब्रोकन इकोसिस्टम समझना गलत है। मतलब ये कोई कर्स नहीं है, इसका भी अपना एक वैल्यू है, इसकी इंपॉर्टेंस है, इसको हमें समझना चाहिए। और जो नेचुरल डेजर्ट्स हैं उनको हमें कंजर्व भी करना चाहिए। हाँ, इस पर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो फर्टाइल लैंड्स हैं वो डेजर्ट में ना बदल जाएं, बट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेजर्ट्स हैं उनका एक अलग कल्चर होता है, एक अलग फ्लोरा है, फौना है, तो हमें इसको भी कंजर्व करना चाहिए। तो थोड़ा सा देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे कहता है 17 जून क्या है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। ठीक है, इसको ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए। इसमें देखिए एग्जांपल्स दिए गए हैं कि मेसोपोटामिया है, इजिप्ट है, इंडस वैली है, यहाँ पे अर्ली सिविलाइजेशंस आई थी, ये सभी डेजर्ट वाला एरिया ही है। तो बता रहा है कि इसका इंपॉर्टेंस देखिए कैसे कल्चरली है। अब यहाँ आगे देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। देखिए ग्रासलैंड्स हैं, सवाना, स्क्रबलैंड्स, ओपन वुडलैंड्स। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑप्शंस दे देगा कि इनमें से किसको किसको हम पार्ट ऑफ इंडियन ओपन इकोसिस्टम बोलेंगे। तो यहाँ इसको ध्यान रखिएगा, ग्रासलैंड्स, सवाना, स्क्रबलैंड्स, ओपन वुडलैंड्स। ठीक है, हाँ इसमें देखिए कुछ स्पीशीज दिए गए हैं यहाँ पे, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, कराकाल, इंडियन वुल्फ। ये ऐसी स्पीसीज हैं जो और कहीं नहीं मिलती है। ठीक है, तो आपको एक काम करना है, घर जाके इसका मतलब वीडियो देखने के बाद इसका IUCN स्टेटस पता करना है, उसको नोट करना है। देखिए नेक्स्ट है, इसमें कुछ नाम दिए गए हैं, धांगड़, रबड़ी, कुरुबा। तो ये सब क्या है, ये सब हैं पेस्टोरल ग्रुप्स। ठीक है, जो ऐसे ओपन इकोसिस्टम्स में जो डेजर्ट वाले एरिया है भारत के वहाँ पे रहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि है क्या, तो नाम याद रखिए, ये क्या है याद रखिए, धांगड़, रबड़ी, कुरुबा, ये क्या है, पेस्टोरल ग्रुप्स हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे कंक्लूड करता है, देखिए रैदर देन ट्राइंग टू टर्न डेजर्ट्स इनटू फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब जनरली नहीं कहते हैं कि डेजर्ट को हमें ग्रीन करना है
इनको फॉरेस्ट के रूप में डेवलप करना है, तो इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए, इसके बजाय हमें जो एग्जिस्टिंग डेजर्ट्स हैं उनको कंजर्व करना चाहिए, उनके कल्चर्स हैं, फ्लोरा फौना, इनको हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली इनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, इनको एज अ ब्रोकन इकोसिस्टम हमें नहीं देखना चाहिए। तो इस आर्टिकल में इतना ही था, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा AX4 मिशन, एक्सियोम 4 मिशन। ठीक है, ये है क्या, तो ये एक प्राइवेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन था। इसमें कोलैबोरेशन किसका किसका था, नासा, स्पेसएक्स, एक्सियोम स्पेस का। इसका ड्यूरेशन था 14 डेज़ का, जिसको बढ़ा करके बाद में 18 डेज़ कर दिया गया। लॉन्च कब किया गया, ये 25/6/2025 को। इसमें जो क्रू मेंबर्स थे, जो लोग थे, वो जो एस्ट्रोनॉट्स थे, किस कंट्री से गए थे, इंडिया, USA, पोलैंड, हंगरी। ठीक है, इसका एम क्या था, तो कमर्शियल स्पेस इनिशिएटिव को शुरू करना, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स पे ध्यान देना। चलिए, तो भारत के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें 2 पॉइंट्स को मैं ध्यान रखना। पहला देखिए, ये जो एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला हैं, ये पहले भारतीय बन गए हैं जो कमर्शियल मिशन पे कहाँ पे गए थे, ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, ये दूसरे भारतीय हैं जो स्पेस में गए। पहले कौन थे, पहले थे राकेश शर्मा, 1984 में ये गए थे। ठीक है, तो ये इसमें न्यूज़ था कि ये जो शुभांशु शुक्ला है, ये प्रिपेयर्स टू हेड बैक होम, ये न्यूज़ आई थी। तो इसमें बेसिक सन में देखा एक्सियोम 4 मिशन का इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये, तो ये जो एस्ट्रोनॉट हैं, ये पहले भारतीय बन गए हैं जो कमर्शियल मिशन पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये गए हैं। बस इतना ही जानना है हमें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडस वाटर ट्रीटी। ये न्यूज़ में क्यों है, तो हम जानते हैं 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इस ट्रीटी को फ्रीज कर दिया। तो इसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ आई थी, जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसने इस चीज़ को इलीगल ठहराया कि भारत ऐसा नहीं कर सकता है। तो हर चीज़ को हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए बेसिक फैक्ट्स क्या हैं। तो ये जो ट्रीटी है ये 1960 में साइन करी गई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। नदियाँ इन्वॉल्व हैं, इंडस, इनकी 5 ट्रिब्यूटरीज, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम। अनरेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ 3 वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, चेनाब एंड झेलम है, बाय पाकिस्तान। अनरेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ 3 ईस्टर्न रिवर्स, रावी, सतलज, ब्यास, बाय इंडिया। इसमें क्या है कि इंडिया के द्वारा ये जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं, इनमें हम नॉन कंजम्पटिव यूज़ के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान भी क्या कर सकता है, जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं, इसको भी वो नॉन कंजम्पटिव पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है। ये नॉन कंजम्पटिव पर्पस होता क्या है, तो इसका मतलब होता है जैसे कि पावर प्रोजेक्ट्स बनाना, फिशिंग के लिए यूज़ करना। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि जो इंडिया है, इंडिया पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि वो स्टोरेज के लिए यूज़ नहीं कर सकता है, बट पाकिस्तान चाहे तो इस वाटर को यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स बना सकता है जो वाटर को स्टोर कर सकें। तो ये डिफरेंस है। अब देखते हैं हम, यहाँ देखिए इसमें एक और चीज़ है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो 3 स्टेप सोल्यूशन की बात की गई है इस ट्रीटी में। पहला क्या होगा, परमानेंट इंडस कमीशन, PIC, इसके पास जाएगा वो टॉपिक, यहाँ भी रिजॉल्व नहीं हो पाया तो सेकंड है एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को वर्ल्ड बैंक अपॉइंट करेगी, इससे भी अगर वो चीज़ रिजॉल्व नहीं हो पाया तो थर्ड आता है फाइनल स्टेप जो है वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जिसकी बात हमने अभी की। तो ये हेग में सिचुएटेड है। इसी ने बोला है कि भारत ने जो ये स्टेप लिया है ये गलत है, तो इंडिया इसको खारिज कर रहा है कि नहीं हमने ऐसे किया वैसे किया। खैर, तो हम देखेंगे इसमें कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे। तो देखिए, इसके तहत बोला जाता है
कि डाटा शेयरिंग करने को, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसमें बोला जाता है डाटा शेयरिंग। जैसे कि इंडिया क्या है, एक अपर राइपेरियन नेशन है, मतलब वो जो इंडस रिवर है वो इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में आ रही है। तो इंडिया क्या करता है, स्नो मेल्ट हो रहा है कि नहीं, स्नो मेल्ट के बारे में, फ्लड के बारे में और डिफरेंट चीज़ें हैं उसके बारे में डेटा वो पाकिस्तान से शेयर करता है। ठीक है, तो चूंकि इंडिया ने इस ट्रीटी को फ्रीज कर दिया है तो इंडिया ऐसा नहीं कर सकता, नहीं करेगा। सेकंड क्या है कि इसमें कहा गया है कि इंस्पेक्शन की बात की गई है इस ट्रीटी में, कि पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान जाके वो लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके ऊपर। तो चूंकि ये ट्रीटी भारत के द्वारा अगेन फ्रीज कर दी गई है तो भारत को ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, और पाकिस्तान से कोई अगर इंस्पेक्ट करने आता है इंडिया में तो उसको भी वो मना कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हम देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया ने तो फ्रीज कर दिया है, लेकिन इंडिया के पास क्या है कि ओनली अभी जो एग्जिस्टिंग है ओनली स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं रिवर पे। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, पानी को स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है, ओनली रन ऑन द रिवर प्रोजेक्ट चलते हैं, जिसमें क्या होता है कि रिवर के करंट से हम टरबाइन को घुमाते हैं, इससे एनर्जी मिलती है हमें। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अब देखना ये कि इंडिया कैसे इंडस वाटर को रिस्ट्रिक्ट कर पाता है पाकिस्तान में जाने से, कितना रिस्ट्रिक्ट करता है, क्या करता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं उनको हम पावर प्लांट्स हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला है किशनगंगा। ये है झेलम नदी पे बन रहा है ये। दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा जो पूछ सकता है, हाँ, पाकल दूल ये नाम है। तीसरा है रातले, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। पाकल दूल कहाँ है, तो ये मारू सुदार रिवर है, ये चिनाब की ट्रिब्यूटरी है, इस पे बन रहा है ये। रातले कहाँ है, चिनाब। तो ये जो दो हैं प्रोजेक्ट्स, इनमें इस चीज़ की बात की गई है कि वो पानी को स्टोर भी कर सकें। तो इन दोनों पे पाकिस्तान क्या करता था, इसको ऑब्जेक्ट कर रखा था, उसने बनने नहीं दे रहा था। तो चूंकि ट्रीटी हमारी अब तो इंडिया ने उसको खारिज कर दिया है, तो इंडिया इन दो प्रोजेक्ट्स पे अच्छे से काम कर सकता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में बेसिकली इतना ही था। कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट इसमें दिए गए, इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे, इजिप्ट हैज थ्रेटेंड टू यूज फोर्स ओवर इथियोपियाज। हाँ, इसमें देखना है कि देखिए एक नाम है ग्रैंड रेनेसा डैम, है ना, किसका है ये, इथियोपिया का है। क्या नाम है इसका, ग्रैंड, ये पूछ सकता है एग्जाम में, ग्रैंड रेनाइसा डैम। ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो इथियोपिया से बिलोंग करता है। हाँ, इतना ही था इस टॉपिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा CIMMYT। ये न्यूज़ में क्यों है, तो यूसेड एक संस्था है यूएस की जो ह्यूमैनिटेरियन एड्स देती है डिफरेंट कंट्रीज़ को, तो इसको शट करने की बात करी गई है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, इसको बंद कर दिया गया है। तो CIMMYT जो है ये भारत के पास आया कि भाई हमें फंडिंग में दिक्कत हो रही है, हमें हेल्प करो। तो इसमें देखते हैं हम इम्पोर्टेंस क्या है इसका। देखिए पहले बेसिक देखेंगे ऑब्वियसली। CIMM ये है क्या, इंटरनेशनल व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट सेंटर। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, मैक्सिको। कब इसको फाउंड करा गया, 1966 में। टर्निंग टू इंडिया फॉर फिनेंशियल सपोर्ट। क्यों, क्योंकि सीवियर फंडिंग क्राइसिस से ये गुजर रही है, यूसेड जो है वो उसको शट कर दिया गया इसलिए। देखिए तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये वही संस्था है, CIMMYT ये वही संस्था है, जब भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा था तो इसी संस्था के द्वारा
वीट के हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को डेवलप किया गया था, जिसको हमारे फार्मर्स ने यूज़ करके ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया था। सिमिलरली एक और इसमें देखिए संस्था का जिक्र इस आर्टिकल में IRRI, देखेंगे इसके बारे में। ये वो संस्था है जिसने राइस की हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को डेवलप किया था, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन में अगेन यूज़ हुआ था। तो देखते हैं इसमें प्रीलिम्स के लिए देखिए इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं। पहला देखिए विलियम एस गॉड जो हैं, इन्होंने टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन को निकाला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नॉर्मन बॉरलॉग जो हैं, ये जिस टाइम पे भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा था, तो ये वहाँ के प्रेसिडेंट थे। CIMMYT जो है इसके प्रेसिडेंट थे। देखिए यहाँ ध्यान देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ लेमा रोजो 64A, सोनोरा 63, सोनोरा 64, मेयो 64, ये वीट की वो वेराइटीज़ हैं जिनको भारत में किसानों द्वारा सो करके ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाया गया। कहाँ बना था ये? यहाँ पे CIMMYT में, इसमें बनाया गया था। अब थोड़ा सा देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करी गई है IRRI की, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको 1960 में इसको भी इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में है। तो इसने क्या किया था, यहाँ देखिए। इसने क्या किया था? राइस की कुछ वेराइटीज़ को डेवलप किया था, IR8, IR36, IR64, जिनको सो करके भारत में क्या किया गया? रेवोल्यूशन को लाया गया। तो ये जो वेराइटीज़ हैं, इनके नाम को ध्यान रखना है। ये पूछ सकता है कि ये किसकी वेराइटीज़ हैं एग्जाम में। राइस है, पैडी है। तो इस पूरे आर्टिकल में बहुत सारी ऐसी वेराइटीज़ हैं, जैसे कि वीट की वेराइटीज़। जैसे देखिए यहाँ पे कल्याण सोना है, सोनालिका है। आगे देखिए, हाँ यहाँ देखिए HD 2329 है, 2285 है। तो राइस एंड वीट की डिफरेंट वेराइटीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, यहाँ पे इन वेराइटीज़ के बारे में जानना, जिनको कि यूज़ करके भारत में क्या किया गया? ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया। तो बेसिकली इसमें इतना ही है। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला जो देखिए टॉपिक है हमारा, वो कुछ टर्म्स हैं जो न्यूज़ में थे, उनको हम देखेंगे। पहला है डिजिटल राउट, पहला है डंकी राउट, दूसरा है डिजिटल अरेस्ट। डंकी राउट क्या होता है? ये रिलेटेड है इलीगल माइग्रेशन से। इसमें जो लोग इलीगली एक कंट्री से दूसरे कंट्री माइग्रेट कर जाते हैं, उसके सारे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? डंकी राउट। इसमें जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इन्वॉल्व होता है, मतलब ये भी इसका एक तरीका है। कुछ लोग खुद से जाते हैं, कुछ लोग ट्रैफिक किए जाते हैं, तो दोनों ही इसमें आ जाएगा। देखिए दूसरा क्या है? डिजिटल अरेस्ट। इसमें क्या है? ये एक प्रकार का स्कैम है, फ्रॉड है, जिसमें साइबर जो क्रिमिनल्स होते हैं वो कॉल करके बोलते हैं कि आपके कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड जो है वो, उनके खिलाफ डिजिटल अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया है। तो आप क्या करोगे? आप डर जाओगे। तो उनका अल्टीमेट एम होता है मनी एक्सटॉर्ट करना। तो अपने आप को कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बता के कॉल करते हैं। ये फेक क्राइम के केस में बताते हैं कि आपके खिलाफ डिजिटल अरेस्ट वारंट इशू हो गया है, और अल्टीमेटली पैसे की डिमांड करते हैं। ठीक है, तो ये स्कैम है और ये है इलीगल माइग्रेशन राउट। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देखेंगे हम। ये UPSC के प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया था। इसमें कहता है कि रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट बताना है कौन से स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, नॉट करेक्ट। ठीक है, कहता है कार्बन क्रेडिट सिस्टम जो है रेटिफाइड इन कंजंक्शन विद क्योतो प्रोटोकॉल, ये सही है, हमने देखा है ऊपर। सेकंड क्या कहता है? कार्बन क्रेडिट्स जो अवार्ड किया जाता है टू कंट्रीज और ग्रुप्स दैट हैव रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैसेज बिलो देयर एमिशन कोटा। तो ये भी हमने देखा है कि जो भी कंट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, वो एक टारगेट के नीचे अगर अपने एमिशन को रखती हैं तो इसके इक्विवेलेंट उनको CC अलॉट किया जाता है। ठीक है, तीसरा क्या कहता है? गोल है इस सिस्टम का टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ये भी सही है। लास्ट क्या है? एट प्राइस फिक्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय UNEP, तो ये गलत है। हमने देखा है कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें बताया गया था
कि नेशनल लेवल पे सेट करना है टारगेट को, और जो भी मतलब मैकेनिज्म्स होंगे वो कोई नेशन ही डिसाइड करेगा। इसमें इसका कोई रोल नहीं है, यूएनईपी का इसमें कोई रोल नहीं होता है। इसमें देखिए 2 टॉपिक्स और हैं, एक है SIR और इससे ही एक रिलेटेड है ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके लिए अलग से वीडियो बनेगी, इसमें इसको हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।